So today is the third class of direct hit series current affairs sessions for your 71st BPSC prelims. सो इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर किसी ने मिस कर दिया है तो एवरीवन कैन गो ऑन द पोर्टल educatebharat21.com, साइन अप कर लेंगे और वहाँ पर आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप रिजॉल्व कर सकते हैं अपने इश्यूज को। सो स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास। अब जम्मू कश्मीर यू कैन अंडरस्टैंड इतने दिनों से कितना ज़्यादा न्यूज़ में है ना, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टनल्स बीइंग इनॉग्रेटेड, कुछ कुछ ब्रिजेस इनॉग्रेट हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। सो बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, अटल टनल, है ना। अटल टनल दो बार पूछा गया था बीपीएससी में, एक बार जब ये इनॉग्रेट हो रहा था और एक बार जब इसका लॉन्च हुआ था। सो जम्मू एंड कश्मीर एंड द रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे क्योंकि हमको उसकी ज्योग्राफी को भी समझना पड़ेगा ना। सो मेनी टाइम्स इट आस्क अबाउट द ज्योग्राफी ऑल्सो, है ना। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है, बट दे विल आस्क कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना, क्या यूटिलिटी है उसकी, क्या पर्पस है। दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सो अगर हम देखें लास्ट के 6 महीने से ये जो न्यूज़ के हेडलाइंस हैं, Rail Renaissance in Jammu and Kashmir. See, 11 years of expanding access, mobility, and opportunity. So there is something going very big in the railway with respect to Jammu and Kashmir. So historic inauguration, Jammu Rail Division launched. World's highest railway bridge inaugurated. First cable stayed rail bridge. Kashmir's first all-weather link via Delhi and Katra. So these are the major news items. इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, एक क्वेश्चन 100% यू विल गेट इन योर प्रीलिम्स पेपर। सो स्टार्टिंग एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे समझते हैं हर का सिग्निफिकेंस, हर की ज्योग्राफी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम, जम्मू रेल डिवीजन नया इनॉग्रेट किया गया है। दिस इज द 70th रेल डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, फैक्ट याद रखेंगे। इंडिया में कितने रेलवे जोन्स हैं? टोटल 17 रेलवे जोन्स हैं। ये सारे रेलवे जोन्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं और इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ मेंशन्ड है, और इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड यहाँ पर मेंशन्ड है। इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इवन यूपीएससी के भी रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करके पूछा था कि ये रहा आपका रेलवे जोन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको दो चार चीजें याद रखनी है ना। जो ये जम्मू रेल डिवीजन है, इस ये किस डिवीजन में आएगा, किस रेल जोन में आएगा? नॉर्दर्न रेलवेज। सी, नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी सिस्टम है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। सी, तो जम्मू रेल डिवीजन जो है वो किस रेलवे जोन के अंदर है? नदर्न रेलवे। सिमिलरली ये सारे और भी रेलवे जोन्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स का वर्ड है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ब्रीफली। एक चीज आप यहां पर नोट करिए, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर, बिहार, है ना। सो इट कवर्स बिहार, झारखंड, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सो सिमिलरली, है ना, आप बार बार इस चार्ट को देखेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। जम्मू रेल डिवीजन जो बना है वो क्या है? 70th रेल डिवीजन है। सिक्स किसके अंडर है? नॉर्दर्न रेलवे के अंडर, है ना। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर 6 डिविजन्स है, ये छठा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। सो इससे आपको इतनी सी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की जरूरत थी। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL. It is one of the biggest infrastructure projects taken by Indian Railways in the Himalayan region since independence. अब आप इसका सिग्निफिकेंस समझो, ये प्रोजेक्ट भी अभी इनॉग्रेट हुआ है ना। दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड, आई विल शो यू थ्रू द मैप ऑल्सो। इट इज अ नेशनल प्रोजेक्ट, है ना। सो ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इसका बेसिक पर्पस क्या था? कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करना थ्रू ऑल वेदर रेलवे लाइन। ऑल वेदर रेलवे लाइन मतलब क्या? कि जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वहां पर क्या आती है? स्नोफॉल्स होते हैं, एवलांचेस होते हैं, पासेस हैं, टफ टेरेन है, तो वहां पर रेलवेज पॉसिबल नहीं थी, है ना। सो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ताकि हमारी कनेक्टिविटी इंडिया से और रेस्ट ऑफ कश्मीर से बहुत अच्छी हो सके और वहां पर भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स। सो ये USBRL एक रेल लिंक का प्रोजेक्ट है। नाउ यू सी द मैप, है ना। मैप में हम लोग क्लैरिटी से एक बार समझते हैं कि ये है क्या। एक रेलवे लाइन है ना। इसको इसका पर्पस क्या है? कनेक्ट करना कहाँ से? उधमपुर, है ना, श्रीनगर, बारामूला। और नाउ यू सी कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी हो रही है। ये रहा आपका
जम्मू, यहाँ पर ये जम्मू है, जम्मू के बाद उधमपुर है, उधमपुर के बाद कटरा है, कटरा के बाद श्रीनगर है। तो ये वाला पार्ट जो है, देयर वॉज नो कनेक्टिविटी ऑफ रेल, रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी नहीं थी, बस इतना सा हमको समझना है। इसके बाद श्रीनगर से बारामूला के लिए पहले भी ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ये सेक्शन पे ना, दीज आर कॉल्ड सेक्शंस एक्चुअली, है ना, जो ब्लू डॉट्स हैं ये सारे सेक्शंस हैं। तो सेक्शन बाय सेक्शन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इस वाले पार्ट को इनॉग्रेट किया गया है, स्पेशली जो चेनाब ब्रिज है और जो अंजी खाड़ ब्रिज है उसको भी देखेंगे ना। बट ये रूट जो है, ये जो रेलवे लाइन है उधमपुर से लेकर बारामूला, अब बारामूला आप देख लो कहां पर है, इट्स नियर टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो कितना स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है और कितना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन का, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ये रहा कश्मीर रेलवे मैप। नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा हम डिटेल में एक बार मैप को भी देखेंगे, है ना। यू सी यहाँ पर जम्मू है, जम्मू के बाद आप देखोगे यहाँ पर उधमपुर है ना। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा आपका रूट, ये रहा रूट, ये रहा रूट, हाँ सी, ये रहा रूट। यहाँ पर श्रीनगर है और यहाँ पर क्या है, बारामूला है ना। और ये सारा आप देख लो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट का एम क्या है कि स्ट्रैटेजिक एरियाज तक हम अपनी पहुंच बना सकें, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, मतलब 12 महीने। सो दिस वाज द मैप। इस मैप को आप आराम से बैठ के एक बार वापस से देखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, वो रिवर को समझने के लिए, वी विल सी दिस ऑल्सो अगेन। जम्मू तवी, उधमपुर, कटरा, जो मेजर चीजें हैं, बनिहाल, इसी यहाँ पर श्रीनगर। सो दिस इज द रूट। बेसिकली हमने देखा बारामूला, यहाँ पहुंच गए, यहाँ वुलार लेक, ठीक है। यू सी, एक ब्रिज, एक रिवर यहां से जा रही है, चेनाब रिवर, ठीक है, ये चेनाब रिवर यहां से जा रही है। इस चेनाब रिवर पे क्या बना है, चेनाब ब्रिज और अंजी खाड़ ब्रिज। सो अंजी इज व्हाट, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ये देखो चेनाब रिवर जा रही है, ये देखो आप, ये चेनाब रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेनाब ब्रिज यहाँ बना है, और चूंकि ये अंजी है ना, अंजी इज व्हाट, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर ओनली, एक ब्रिज इसके ऊपर भी बना है। तो ये जो हम यहाँ से जा रहे हैं, आप ये देखो उधर उधमपुर कटरा, और ये जो वाला लिंक रोड है, रेल लिंक रोड है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये दो ब्रिज बनाए गए। सो वेरी इजी, समझ में आया यहां से मुझे। देन यू सी, अब ये चीज हम समझ गए कि ये रोड लिंक क्या है, ये पूरा इस चीज को कनेक्ट करना है ना। यहाँ जम्मू से लेकर, या है ना, रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जम्मू इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेलवे लाइन। जम्मू के ऊपर का पार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इसके लिए एक रेलवे लाइन बनाई गई, ये बारामूला तक जा रहा है, जो इधर की साइड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की साइड है। बीच में चेनाब रिवर यहाँ से पास होती है, टफ टेरेन है, पासेस हैं। सो यहाँ पर क्या किया गया है, दो ब्रिज बनाए गए, एक का नाम है चेनाब ब्रिज, एक का नाम है अंजी खाड़ ब्रिज। दोनों चेनाब रिवर के ऊपर ही बनी है ना, दोनों चेनाब रिवर के ऊपर ही बनी है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चेनाब ब्रिज क्यों न्यूज में था, पहली बार पैसेंजर ट्रेन इस पे चली, है ना, पैसेंजर ट्रेन भी चली, और अभी वंदे भारत भी आपने देखा होगा कि इस पे स्टार्ट हो गई है। सो इट इज व्हाट, इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज। नाउ सी व्हाट इज सिंगल आर्क, दिस इज कॉल्ड सिंगल आर्क, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बिकॉज, क्योंकि ये इसकी हाइट जो है ये आईफल टावर से भी बड़ी है। सो दिस इज व्हाट, योर चेनाब ब्रिज, ठीक है। ये चेनाब ब्रिज क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, जस्ट रिमेंबर द टर्म, वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। कहाँ लोकेटेड है, कश्मीर। अभी हमने देखा कहां पर लोकेटेड है ये चेनाब ब्रिज, कश्मीर, ठीक है। यहां पर किस रिवर के ऊपर है, चेनाब नदी के ऊपर है। फर्स्ट टाइम इसने क्या किया है, भारत को जोड़ा है विद द वैली, कश्मीर वैली। किसका पार्ट है, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, जो हमने यहां देखा, ये क्या जा रहा है, ये पूरा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है ना, हायर देन आईफल टावर। तो बस ये चार फैक्ट्स हम चेनाब ब्रिज के बारे में याद रखेंगे। वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है, सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है, कश्मीर में लोकेटेड है, चेनाब रिवर के ऊपर है, फर्स्ट टाइम इससे रेल पास हुई है, मतलब वंदे भारत ट्रेन इसके ऊपर से चली है अभी, एंड दिस इज पार्ट ऑफ यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, इट इज हायर देन द आईफल टावर। सो दिस वॉज अबाउट चेनाब ब्रिज। नेक्स्ट इज अंजी खाड़ ब्रिज, है ना, ये कहाँ लोकेटेड है, रायसी डिस्ट्रिक्ट। यू सी, यहाँ पर जो रायसी डिस्ट्रिक्ट है, ये देखो, है ना, अंजी खाड़ ब्रिज, ये रहा, अगेन चिनाब के ऊपर ही है। अंजी इज व्हाट, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। सो ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, है ना, इंडिया का पहला केबल स्टेड। केबल स्टेड का मतलब क्या है, ये रहे केबल्स, आप देखो, केबल्स के द्वारा इसको खड़ा किया गया, तो केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इंडिया का पहला, ठीक है। और इसकी भी खासियत क्या है, इट इज द सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर चेनाब।
तो ऊपर जो ये चिनाब ब्रिज था, ये भी क्या था, रेलवे ब्रिज था। ये दोनों क्या है, रेलवे के ब्रिज बनाए गए हैं। आप देखो इसके ऊपर से क्या दौड़ेगी, इसके ऊपर से रेलवे जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर से ट्रेन जाएगी, तो बोथ आर रेलवे ब्रिज। बट ये क्या है, एक आर्क ब्रिज है और ये हाईएस्ट है ना, और ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट है। सो दोनों हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया के, वो कहां पर लोकेटेड है, अभी कश्मीर में लोकेटेड है। एक का नाम है चेनाब जो कि हाईएस्ट है, और उसके बाद का जो हाईएस्ट है वो है अंजी खाड़ ब्रिज। सो दीज आर बोथ पार्ट ऑफ व्हाट, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, है ना। अब इस दोनों के हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा, इसके हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा, इट विल रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू फ्रॉम 6 आवर टू 3.5 आवर्स। जो पहले यहां से, जो जम्मू से आप यहां जाते थे, यहां से ये रहा कश्मीर, ये पहले आप घूमते फिरते जाते थे, है ना, बाय रोड, बाय पासेस, है ना, वो भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं होती थी। बट नाउ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टू ब्रिजेस, यू कैन, ट्रेन कैन रन थ्रू श्रीनगर। और इसके ऊपर का जो लिंक है, ये श्रीनगर से बारामूला, ये कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेट हो चुका था, ये वाला पार्ट। सो अभी ओवरऑल आप यहां से यहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो। दिस इज द न्यूज विच वी सॉ इन द बिगिनिंग, ना, रेल रिनेसांस। सो आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट इज वंदे भारत, है ना। अभी आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ। इट इज द फर्स्ट एवर ट्रेन सर्विस डायरेक्टली लिंकिंग कश्मीर टू द मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया मतलब आप जम्मू समझ लो, है ना, जम्मू इज लाइक कनेक्टेड विद द रेलवेज फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। अभी कहां से कहां तक ये वंदे भारत स्टार्ट की, कटरा टू श्रीनगर, कटरा टू श्रीनगर। आप देखो कटरा टू श्रीनगर कहां पर है, कटरा टू श्रीनगर, ठीक है। कटरा से चली ट्रेन, क्या मिला, अंजी खाड़, चेनाब ब्रिज, फिर ये पास होते होते कश्मीर पहुंची। सो ये जो ट्रैवल टाइम है, पहले 6 घंटा लगता था, अब कितना लगेगा, 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड नाउ आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अब तो ये बात हो गई हमारी किधर की साइड, है ना, ये कश्मीर का मैप हम देख रहे थे, हम किधर की साइड जा रहे हैं, ये वाला प्रोजेक्ट किधर की साइड लेके जा रहा है हमको, इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ, लेफ्ट, है ना, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इधर राइट की तरफ अगर हम कोई प्रोजेक्ट देखना चाहें तो उसमें आ रहा है आपका जेड मोहर टनल एंड जोजिला, जोजिला टनल, ठीक है। ये दो टनल आते हैं व्हेन यू मूव टुवर्ड्स लद्दाख। अब यहां पर एक और टनल इनॉग्रेट हुआ है, कश्मीर न्यू जेड मोरे टनल, सोनमर्ग टनल भी इसका नाम है, 13 जनवरी को इनॉग्रेट हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। श्रीनगर, अभी हमने देखा श्रीनगर, लोकेशन आप देखो, श्रीनगर, श्रीनगर से अगर हम इधर कारगिल की तरफ जाना चाहें, लद्दाख की तरफ जाना चाहें, तो भी हमको क्या चाहिए, रेलवे लिंक चाहिए। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रैवल करने के लिए वी नीड सम टनल्स, बिकॉज यहां पर टफ टेरेन है, पासेस हैं, जिनको लाइक दीज आर नॉट ऑल वेदर, है ना, साल के 24 महीने, साल के 12 महीने यहां पर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, है ना। इवन फॉर द मिलिट्री पर्पस ऑल्सो यू नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो यहां पर क्या है, अब देखते हैं ये टनल की खासियत क्या है। सबको समझ में आ गया ये कहां से कहां तक जा रहे हैं, यहाँ, ये रूट आप देखना, ये श्रीनगर है, श्रीनगर से चले, ये रूट जा रही है, द्रास कारगिल, है ना, ये लद्दाख, श्रीनगर से लद्दाख के लिए एक ये रूट मैप है, ठीक है। अब इस रूट मैप में आप देखो, एक लोकेशन ये है, इस लोकेशन पे क्या कनेक्ट हो रहा है, जेड मोहर टनल, 6.5 किलोमीटर लंबा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कंगान, एक जगह का नाम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखो यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का रूट, ये जो रूट है, ये कैसा जेड टाइप का रूट है ना। इसको अगर हमको और सिंप्लीफाई करना है या और फास्टली मूव करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, टनल निकाला, इसका नाम है जेड मोहर टनल, ठीक है। इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे लिए, ये जोजिला टनल। यहाँ पर जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जोजिला पास यहाँ पर लोकेटेड है। सो दिस इज अबाउट दीज टू टनल्स। इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से आपको कनेक्ट करेगा लद्दाख। सो जस्ट रिमेंबर दिस, है ना। सो यहाँ पर आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो आराम से। जेड मोर टनल इज सिचुएटेड बिटवीन गंगानीर एंड सोनमर्ग। सोनमर्ग, जस्ट रिमेंबर, सोनमर्ग इज अ हिल स्टेशन इन कश्मीर। वहां से स्टार्ट होता है, लगभग 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है ना। प्रोवाइड्स अ ईयर राउंड अल्टरनेटिव टू जोजिला पास। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी बहुत न्यूज में है। एंड दिस कंप्लीट जोजिला प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय 2026, है ना, ये अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है। सो दिस वंस दिस इज कंस्ट्रक्टेड, सीधा यहाँ से कश्मीर से लद्दाख की तरफ आप जा सकते हो थ्रू रोड, ठीक है। ये रोड है, ऊपर वाला हमने रेल देखा।
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? बालटाल को कनेक्ट करेगा, अमरनाथ यात्रा, है ना, ऑल राउंड, ऑल ईयर राउंड अमरनाथ यात्रा के लिए। कारगिल, एवरीवन नोज, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री सिग्निफिकेंस। लद्दाख, लद्दाख ऑल्सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू चाइना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जेड मोहर टनल, इसका नाम सोनमर्ग टनल है, किस चीज की कनेक्टिविटी के लिए है? कश्मीर से लद्दाख, है ना, लेह बोल लो, लद्दाख बोल लो, वट एवर इट इज, है ना, यू गो टू दिस जोजिला पास, है ना, जोजिला पास से होते हुए आप निकलोगे। दिस इज द एक्चुअल रूट, श्रीनगर से यहाँ द्रास, कारगिल एंड दिस। सो जस्ट रिमेंबर, इट इज अ टनल प्रोजेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, एक और न्यूज है लद्दाख से। इन अ फर्स्ट ट्रुप्स गेट 4G 5G एक्सेस अक्रॉस इन गलवान सियाचिन, है ना। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे ये मिलिट्री फ्लैश पॉइंट्स हैं, गलवान हो गया, सियाचिन हो गया, है ना, दीज प्लेसेस हैव गॉट 4G एंड 5G कनेक्टिविटी। आप सोचो कि अगर आज आपके पास 4G और 5G कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कितना परेशान हो जाते हो। और जो वहाँ पर सोल्जर्स हैं, जो वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनके पास अभी तक इस चीज़ का एक्सेस नहीं था। सो अभी गलवान सियाचिन, अगेन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। आपने देखा कि इंडिया और चाइना का जो क्लैश हुआ था, गलवान क्लैश 2020 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जिनमें से मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी। उसके बाद बहुत सारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, गवर्नमेंट कंप्लीट कर रही है, ताकि दिस रीजन गेट्स सिक्योर्ड फ्रॉम द थ्रेड्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, है ना, और यहाँ पर डेवलपमेंट हो, लोगों का विकास हो, सिंपल सी बात है ना। सो यहाँ पर भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप लिया गया है। और इसको कौन लेके आया है? 4G 5G, रिलायंस जियो। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सियाचिन ग्लेशियर, यू सी सियाचिन ग्लेशियर, ये मैप भी हमेशा देखेंगे ना, जो हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाइल स्टडिंग ज्योग्राफी यू रीड दीज थिंग्स ऑल्सो। आप यहाँ पर देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इधर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये रहा इंडिया का जम्मू, इधर से गए देखो अब यहाँ पर ना, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये देखो यहाँ पर पहुँच गए बारामूला। ये श्रीनगर से इधर निकले, ये कहाँ पहुँच गए? कारगिल, लेह लद्दाख, है ना, सी, इधर चाइना की तरफ, ये वाला पाकिस्तान की तरफ, ये वाला इधर की तरफ। सो जस्ट रिमेंबर, जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। लद्दाख में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस गलवान वैली, आप देखो गलवान क्लैशेस, गलवान वैली यहाँ पर था। डेक्सांग प्लेन्स यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रहा हॉट स्प्रिंग्स, ये रहा पैंगोंग सो लेक, है ना, पैंगोंग सो, सो मोरोरी। दीज टू लेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन दोनों लेक्स के बारे में पढ़ोगे। डेमचौक, यू सी डेमचौक इज हियर, ये पूरा लद्दाख वाला रीजन है। सो वेरी क्लियर मैप। इस मैप को बार बार देखेंगे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज टू मच इन न्यूज, यू मस्ट नो बेसिक लोकेशंस, है ना, लोकेशंस भी। और ज्योग्राफी में भी आप याद रखना कि जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कौन सी वैलीज हैं। वंस यू सॉल्व घटना चक्र, यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। सो सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड, दिस एवरीवन माइट ऑफ यू बी नोइंग। कहाँ लोकेटेड है? कराकोरम रेंज में, है ना। कराकोरम रेंज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, किस हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय की और कोई हिमालय? जस्ट लेट मी नो कि ट्रांस हिमालयाज में कौन से 3 रेंजेस हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, प्लीज लेट मी नो दीज थिंग्स। दिस इज द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, ठीक है। तो पोल्स पे ग्लेशियर तो होते ही हैं ना, जो हमारा अर्थ का पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ तो ग्लेशियर्स हैं ही हैं सबसे बड़े बड़े। बट ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट, है ना, लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है। ये क्या? सियाचिन ग्लेशियर। किसके बाद? तजाकिस्तान के पेटचोंको ग्लेशियर के बाद, है ना। जस्ट रिमेंबर दीज टू फैक्ट ऑल्सो। तो ये हो गई पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात खत्म। अब आते हैं इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया में जनवरी के महीने में माउंट ईबू इरप्टेड मोर देन 1000 टाइम्स। तो मोर देन 1000 टाइम्स, वेरी यूनिक, है ना। बीपीएससी की आदत है कि ये ऐसे न्यूज को पिकअप करता है फ्रॉम द ग्लोबल अफेयर्स। सो 1000 टाइम्स इरप्ट किया, तो जस्ट नो द लोकेशन की ये कहां पर है ना। माउंट ईबू विच इरप्टेड एटलीस्ट 1000 टाइम्स इन जनवरी, या इस तरीके का आपको स्टेटमेंट बना के देते, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, इस तरीके से आपको 5-6 कंट्री के नाम दे देगा। तो जस्ट रिमेंबर, इंडोनेशिया में लोकेटेड है ये माउंट ईबू। इसका मैप यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो ना, माउंट ईबू इज लोकेटेड हियर। और व्हेन यू रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना, जो आप मैपिंग वाला पार्ट ज्योग्राफी में करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व घटना चक्र, यू मस्ट रिमेंबर, है ना, कि ये इंडोनेशिया के और मेजर वोल्केनोस कौन से हैं, जैसे माउंट मेरापी, है ना, माउंट मेरापी, माउंट सिमेरू, है ना, मेरापी। प्लीज लोकेट दीज ऑल्सो। ये तीन जो है बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इन तीनों को भी लोकेट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ है। सुमात्रा में लोकेटेड है कि जावा में लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? जस्ट सी दीज थिंग्स ऑल्सो। इन तीनों इंडोनेशिया में है, जस्ट लोकेट दीज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जब आप अपना ज्योग्राफी पढ़ोगे, वहां पर आप ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, है ना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बेसिक फैक्ट।
सो इसमें कुछ खास बात नहीं थी, जस्ट रिमेंबर द लोकेशन, वाइल यू आर रिवाइजिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब लोकेशंस आप मैप करके रखोगे। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, नीति आयोग अगेन वेरी फेवरेट ऑफ बीपीएससी, है ना। नीति आयोग अगर कुछ काम करे, उसका कोई प्रोजेक्ट हो तो बिल्कुल पूछता है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अटल टिंकरिंग लैब पूछा था, है ना, अटल टिंकरिंग लैब पूछा था। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स जो पॉलिसीज लेके आती है नीति आयोग, उसके बारे में भी बीपीएससी कई बार पूछता है। सो अगेन पहली बार, है ना, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इनॉग्रल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अब ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या करेगा, पूरे देश में जो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे हेल्थ में क्या परफॉर्मेंस है राज्यों की, उसको लिस्ट कर रहा है, उनको रैंक कर रहा है। सो सिंपल सी बात है कि ये किसकी रैंकिंग कर रहा है, 18 मेजर स्टेट्स की, है ना। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द फिस्कल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट्स, फिस्कल हेल्थ की, है ना, उनके फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इन स्टेट्स की, ऑन 5 की सब इंडेक्सेस। 5 की सब इंडेक्सेस क्या क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद द इंसाइट्स इनटू स्पेसिफिक चैलेंजेस इन द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। सो दिस इज द ओवरऑल 5 सब इंडेक्सेस जिसके बेसिस पे आपका वो कैटेगराइजेशन हो रहा है ना। यू सी हियर इज द हीट मैप। अब इसमें आप मैप देखोगे तो यहां पर क्या क्या मिलेगा आपको, अचीवर, है ना। आपको ये याद रखना है अचीवर कौन है और बिहार की रैंकिंग क्या है। अचीवर कैटेगरी फर्स्ट कौन आया है, उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, 3 नाम तो आप ये याद रखना अचीवर कैटेगरीज के, ये नाम से याद रखना, है ना। उड़ीसा इज फर्स्ट रैंक, छत्तीसगढ़ सेकंड, गोवा थर्ड, झारखंड फोर्थ, गुजरात फिफ्थ। बाकी ये 4 कैटेगरीज हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखो यहाँ पर बिहार कहाँ लाई कर रहा है, परफॉर्मर कैटेगरी में। तो जस्ट रिमेंबर कि बिहार की रैंकिंग क्या है, 13th रैंकिंग है आउट ऑफ 18 ना। बिहार इज 13th। ये बिहार की गवर्नमेंट ने या इन्वेस्ट बिहार ने एक ये पैम्पलेट छापा था। अब यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार इज एन अचीवर, बट आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, बिहार इज एन परफॉर्मर। बट यहाँ पर बिहार इज एन अचीवर किस चीज में है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि ये 5 इंडेक्सेस हैं। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंडेक्स की बात करें तो बिहार इसमें क्या है, अचीवर है, जिसकी रैंक क्या है, सेकंड। सो कई बार ऐसा पूछता है स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर जाके चीजें कि बिहार इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हैज अ रैंक ऑफ डैश, है ना, इन द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। सो जस्ट रिमेंबर कि ये पूरे के पूरे रैंकिंग में बिहार अचीवर नहीं है, पूरी की पूरी रैंकिंग जो है उसमें बिहार क्या है, परफॉर्मर है। बट अचीवर किस में है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वाले सब इंडेक्स में। जस्ट रिमेंबर दिस। और ये सरकार का तो क्या होता है कि सरकार अपना प्रमोशन करने के लिए इस तरीके की छोटी छोटी बातों को उठा के भी प्रचारित करती है। सो जो डोंट डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। सो एनीथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू रीड, यहाँ पर सारी बातें लिख दी गई हैं, सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च बी रेडी इंडेक्स, है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। वर्ल्ड बैंक कोई भी रिपोर्ट लेके आता है, दीज थिंग्स आर जनरली आस्क्ड, ना, ये पहली बार लॉन्च किया गया है तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। बी रेडी इंडेक्स इज वर्ल्ड बैंक्स न्यू फ्लैगशिप रिपोर्ट बेंचमार्किंग द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इज मोस्ट इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या करेगा, बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती थी वर्ल्ड बैंक की, वो बंद कर दी गई थी, उसके बाद बंद कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द वेरियस क्रिटिसिज्म। उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक नया रिपोर्ट लेके आई है जिसका नाम है बिजनेस रेडी रिपोर्ट। सो एक वन लाइनर का क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड बी रेडी इंडेक्स। सो जस्ट रिमेंबर वर्ल्ड बैंक, उसमें आईएमएफ टिक करके नहीं आ जाएंगे यार, और कुछ टिक करके नहीं आएंगे। न्यू फ्लैगशिप रिपोर्ट बेंचमार्किंग द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन मोस्ट इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इट रिप्लेसेस एंड इंप्रूव्स अपॉन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स अर्लियर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो मैंने बोला पहले इसकी कौन सी रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस क्रिटिसिज्म बाय कंट्रीज। इवन इंडिया भी क्रिटिसाइज करता था क्योंकि इसके पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बहुत स्ट्रांगली रिसर्च नहीं था। तो अभी नया पैरामीटर लेके आया गया है, नया रिपोर्ट लेके आया गया है। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन दिस बी रेडी रिपोर्ट। 2024 का जो ये पहला रिपोर्ट आया है इसमें इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है। सो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है तो पढ़िए, वरना ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फॉर द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड दिस थिंग्स। प्रीलिम्स के लिए बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेंट नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इंडिया डज नॉट एग्रीज टू। Moving to the next important thing, digital personal data protection rules. These were notified by ministry, IT ministry
which are rules to protect, make, just a second. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। ये क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जनवरी में रिलीज किया गया था। इसका कोर एम क्या है ना? इसका एम है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना था 2023 में, इसको लागू किया जाए, इसको क्रियान्वित किया जाए। मतलब लाइक दीज थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन with this rules. While the act was passed over a year ago, the rules that will result in its enforcement have thus far been underdeveloped, है ना? तो ये अभी तक रूल्स बने नहीं थे, है ना? एक्ट 2023 में पास हो गया था, बट स्टिल इट इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड, है ना? ये एक्ट अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बिकॉज इट बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। तो उसके लिए सरकार एक रूल्स लेके आई, रूल्स को पब्लिक ओपिनियन के लिए अभी निकाला गया है। तो जस्ट रिमेंबर कि इस तरीके का कुछ चल रहा है ना। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था पार्लियामेंट से? 2023 में। ये एक्ट बेसिकली क्या करता है? प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेटा फिड्यूशरीज और डेटा प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है ना? लेट्स से ये एक एक्स कंपनी है ना? एक्स कंपनी है और ये वाई आप कंज्यूमर हो। आप अपने मोबाइल पे किसी भी चीज़ को खरीदते हो, तो वो जो डेटा आप डालते हो वो किसके पास जाता है? इस कंपनी के पास जाता है। अब ये कंपनी क्या करती है? इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखती होगी। जनरली ये कहाँ करती हैं स्टोर? ये अपने ओरिजिन कंट्री में करना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका डेटा जो प्रोसेस करना है, इन जो डेटा प्रोसेस करेंगे आपका, उससे बहुत सारी चीज़ें ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट अभी क्या चाहती है कि ये जो डेटा प्रोसेसिंग है, दीज थिंग्स शुड बी डन इन इंडिया इटसेल्फ, है ना? जो आपका डेटा प्रोसेस हो वो इंडिया में हो। तो दीज आर कॉल्ड डेटा फिड्यूशरीज, है ना? जो कंपनी डेटा आपका रखती है, कंपनी, उनको डेटा फिड्यूशरीज कहते हैं ना, एंटिटीज दैट कलेक्ट पर्सनल डेटा। तो आप कोई भी अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप वहाँ एड्रेस डाल रहे हो, नंबर डाल रहे हो, अपना सारी चीज़ डाल रहे हो, वो डेटा उनके पास जाता है एंड देन दे एक्सप्लॉइट थ्रू दैट डेटा, है ना? वेरियस मार्केटिंग टूल्स आर देयर, एड्स आर देयर, तो वो उससे कमाती हैं। तो एक वो भी चीज़ है और दूसरा थ्रेट भी है, आपका डेटा लीक करने का भी थ्रेट है। तो जस्ट थिंक ऑफ दैट। और डेटा प्रिंसिपल कौन हो गया? जो आप यूजर हो। डेटा प्रिंसिपल्स आर व्हाट? यूजर्स। कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए इस पर्टिकुलर एक्ट पे, तो जस्ट रिमेंबर कि ये डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो आप यूजर हो। और डेटा फिड्यूशरी का मतलब क्या है? कि जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट डेटा अगेंस्ट मिसयूज एंड पिनलाइज फर्म्स विथ वायलेशन ऑफ, है ना? जो भी ये वायलेट करेंगी, इनको पनिश करने के लिए। पीनलाइज फर्म्स हु वायलेट डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स। सो सिंपल सी ये बात है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बट मेजर डेवलपमेंट है। यू मस्ट नो दीज थिंग्स। दिस इज अ वेरी स्मॉल न्यूज। इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी। तो तमिलनाडु के गवर्नर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कनेक्टिंग तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी। तो लोकेशन याद रखेंगे कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? कन्याकुमारी में। बस ये छोटा सा है ये ब्रिज, यहाँ पर से इसको कनेक्ट करने के लिए। सो एडिशनल थिंग्स यहाँ पर लिखी गई हैं, दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा ना, लास्ट 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर अप्रूव्ड बाय होम मिनिस्ट्री, ऐसा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ना, दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इफ सम मेजर थिंग्स इज देयर। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे देश में बहुत सारे, उन्होंने पहली बार क्या किया है? कॉम्प्रिहेंसिवली कैटेगराइज किया है 268 डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स। तो इनको कहते हैं टोटली DNT, है ना? DNT। मिनिस्ट्री सेज रिपोर्ट पेंडिंग विद नीति आयोग पैनल स्क्रूटनी अंडरवे। सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि 268 DNTs को आइडेंटिफाई किया गया है कॉम्प्रिहेंसिवली इन लैंडमार्क एथनोग्राफिक स्टडी। ठीक है? एथनोग्राफी मतलब लोगों के बारे में पढ़ना, एथनोलॉजी के बारे में पढ़ना, एथनोग्राफी के बारे में पढ़ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड 268, है ना? जस्ट रिमेंबर दिस नंबर। इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको पहले क्या कहा जाता था? क्रिमिनल ट्राइब्स, है ना? तो ये इंडिपेंडेंस के पहले का एक्ट है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924, विच वॉज रिपील्ड इन 1949। तो इनको उस क्रिमिनल ट्राइब से हटा दिया गया ना। ब्रिटिशर्स थे। इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, यू कैन रीड द हिस्ट्री ऑन योर ओन, बट यहाँ पर मैं हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, जस्ट फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ। सिंस द वेरियस कमीशन ना, उसके बाद 1949 के बाद बहुत सारी कमीशन बनी, सबने पढ़ा है। काका केलकर कमीशन 1955 में ना, ओबीसी वाली, सॉरी, ये काका केलकर कमीशन, बैकवर्ड कमीशन की। मंडल कमीशन अगेन 1980, सेकंड बैकवर्ड कमीशन। फिर एक कमीशन बना था रेंके कमीशन। फिर एक कमीशन बना था आइडेट कमीशन, है ना? ये आइडेट कमीशन ने क्या किया? इनको इतने सारे रिकॉग्नाइज किए थे ना, आइडेंटिफाइड ओवर 1200 DNTs
एंड हाईलाइटेड 268 अनक्लासिफाइड कम्युनिटीज। तो ये जो अनक्लासिफाइड कम्युनिटीज बची थी, इनको भी क्लासिफाई करना था, है ना। तो भारत में जितने भी ट्राइबल्स या जो भी डी नोटिफाइड नोमैडिक लोग रहते हैं, उनको उनके क्लासिफिकेशंस की जरूरत थी। 2017 में आईडेट कमीशन बना, उसमें 1200 डीएनटीज आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन उस कमीशन ने 267 अनक्लासिफाइड बताया कि इनका पता नहीं कि किस कास्ट ग्रुप में है, किस कम्युनिटी में है, किस जाति के हैं, क्या है, नो वन नोज। उसके बाद का ये है कि एएसआई और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको भी कैटेगराइज किया है पहली बार, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ है किसका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इसके उपलक्ष्य में क्या किया, मिशन मौसम लॉन्च किया गया। ये क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन थ्रू एडवांस्ड वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज, हाई रेजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स, सैटेलाइट्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो मिशन मौसम के तहत क्या करेंगे, जो हमारे देश का क्लाइमेट प्रिडिक्शन है ना, हम जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सो वी विल बिकम अ क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। सो ये टारगेट है मिशन मौसम का। 150 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। सो जस्ट रिमेंबर ये है क्या मिशन मौसम, और 150 ईयर्स कंप्लीट हुए आईएमडी के। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्लीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीप सीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी में क्या हुआ कि चाइनीज कंपनी डीप सीक ने एक नया एआई मॉडल निकाला, जिसने पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया था ना। यू कैन सी द हेडलाइंस, अ शॉकिंग Chinese AI advancement called DeepSeek is sending US stocks plunging, है ना। A deep dive into DeepSeek, the AI that has taken over the world by storms. So just understand the significance of this. चैट जीपीटी के बारे में भी बीपीएससी ने 69 में बहुत सिंपल पूछा था कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। मे बी इस बार इससे ऊपर की बात पूछे टेक्नोलॉजी में। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दीज पर्टिकुलर एआई टेक्नोलॉजीज या एआई चैटबॉट्स। ठीक है, सो डीप सीक सबको पता है, एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि डीप सीक क्या है। इट इज़ अ चैटबॉट, है ना। आप कहीं भी टाइप करते हो, कोई जवाब मिलता है, वो क्या है, होता है चैटबॉट। सिंपल सी बात, चैटबॉट आप आईआरसीटीसी पे भी आस्क दिशा है, आस्क दिशा पे भी टाइप करोगे, वो भी क्या है, एक सिंपल सा चैटबॉट, है ना। अब उसमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर दें, उसमें बहुत सारी मॉडलिंग कर दें, ठीक है, सो वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ले सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में फॉल कर सकती हैं। बट वाइडर क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ चैटबॉट। ठीक है, इट इज़ एन एआई मॉडल, है ना, एआई पावर्ड चैटबॉट है। इसका मॉडल का नाम क्या है, R1 मॉडल। R1 का मॉडल क्या है, R1 का मतलब क्या है कि ये एक रीजनिंग मॉडल है। कभी आपने देखा होगा, आपने डीप सीक पे या चैट जीपीटी पे कहीं पे या इनपुट डाल रहे हो, वहां पर आप देखना नीचे वो लिखा होगा रीजनिंग के लिए आपको चाहिए कि नहीं, क्या वो आप चाहते हो कि उसमें डीप थिंक करे। जैसे डीप सीक में आप जाओगे तो वहाँ लिखा होगा डीप थिंक, उस पर आप क्लिक करके तब आप एंट्री करोगे अपने कमांड की, तो वो उस पर सोचेगा, है ना। इट विल थिंक इन स्टेजेस। सो इट्स अ रीजनिंग मॉडल। ठीक है, रीजनिंग मॉडल किस में काम आएगा, मैथमेटिक्स में, कोडिंग में, जहाँ आपको रीजन करना होगा, है ना, टू गिव अ सॉल्यूशन। तो दिस इज अबाउट द डीप सीक चैटबॉट। यहाँ पर आप पढ़ लो, है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखो, डीप डीप सिक्स स्पुतनिक से पैरेलल आप इसको देखा जा रहा है। डीप सिक्स R1 लॉन्च इज कंपेयर टू द सोवियत यूनियंस 1957 स्पुतनिक लॉन्च, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन द टेक्नोलॉजिकल राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। आप सोचो, इट हैज मार्क्ड अ राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस क्या, ओपन एआई, है ना, ओपन एआई। ओपन एआई कंपनी का नाम है, चैट जीपीटी इसका प्रोडक्ट, चैट जीपीटी ना। चाइना अगेन डीप सी। सो राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना, ठीक है, यूएस चाइना एआई राइवलरी, बायपोलर लैंडस्केप। China's strong AI investment makes it a key competitor to the US. Again, आप see, all the policies of US will be driven by these things, by technology, by ना, in the defense sector. So you can see कि दो सुपर पावर्स किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, दे आर रेसिंग फॉर द टेक्नोलॉजी, वाइल इंडिया पाकिस्तान व्हाट डू यू सी, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, सो हमको कहाँ आगे बढ़ना है, वी शुड नो, और इंडियंस आर लैकिंग वेयर, इन द टेक्नोलॉजी। सो डीप सीक इज ओवर। This is again important. Pralay, India's first ballistic missile for conventional strikes to be showcased at Republic Day parade. जस्ट रिमेंबर कि ना, ये क्या है, इंडिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल है फॉर कन्वेंशनल स्ट्राइक्स। कौन डेवलप किया है, डीआरडीओ, है ना। इट विल बी द फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल इन इंडियाज मिसाइल आर्सनल मेड फॉर कन्वेंशनल स्ट्राइक्स, है ना। एक और चीज लॉन्च की गई थी, बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम संजय नाम से। तो बस दो चीज याद रखेंगे, प्रलय क्या है,
इंडिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा संजय क्या है, इट्स अ बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, दो चीज यहाँ कैन सी प्रलय मिसाइल, इंडियन आर्मी इज ऑर्डरिंग दिस मोर बिकॉज ऑफ द इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके बाद दिस हैज बीन ऑर्डर्ड मोर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज इसराइल हमास सीज फायर डील। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर डील हुई थी जनवरी के महीने में। इसकी कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं ना, कि इसको मीडिएट किसने किया था ना। दो वॉरिंग फैक्शंस हैं, है ना, दो वॉरिंग कंट्रीज थी, इसराइल पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन के अंदर हमास है ना, हमास हैज द कंट्रोल। तो इसराइल पैलेस्टीन का सीज फायर डील ब्रोकर किसने किया, मीडिएट किसने किया, कतर ने। सो जस्ट रिमेंबर दिस, बीपीएससी कई बार पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर डील हुई है, ये इसको किस कंट्री ने ब्रोकर किया या कहाँ पर ये डील हुई है ना। सो इट वॉज मीडिएटेड बाय कतर। और कहाँ पर, दोहा के कैपिटल में इसको अनाउंस किया गया था। इससे पहले, है ना, ये तो जनवरी की बात हो गई। इससे पहले जो ये सीज फायर का जो डील है ना, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी अडॉप्ट हुआ था। सो जस्ट सी द डेट, ये कब से चला आ रहा है, जून 2024 से ना, जून 2024। और जनवरी 2025 में जाके ये फाइनली डील एक्सेप्ट कर लिया गया था दोनों पार्टी के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ, यहाँ पर अडॉप्ट हुआ था जून 2024 में। ठीक है, अडॉप्ट गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन बैक्ड बाय यूएस। और ये जो गाजा सीज फायर का रेजोल्यूशन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट किया गया था, ये किसका प्रपोजल था, यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अंडर बाइडन, है ना। डोनाल्ड ट्रंप वी सॉ कि कब आए वो, नवंबर 2024 में इलेक्शन हुआ, जनवरी 2025 में ही टुक द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये जून की बात है, जो बाइडन वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके समय में ये रेजोल्यूशन बैक किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वो अडॉप्ट किया गया था। जस्सी, इट वॉज अडॉप्टेड बाय 14 वोट्स इन फेवर एंड रशिया abstained। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 क्या हैं परमानेंट, और 10 क्या हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर से कितने लोगों ने इसके लिए वोट किया, 14 लोगों ने। और अब्सटेन किसने किया, रशिया ने। ठीक है, तो ये बस याद रखेंगे, 14 लोग थे। इसमें इंडिया है ही नहीं, है ना, अभी के समय में इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर आपको बेसिक नहीं पता है, तो जस्ट गो एंड रीड दैट ऑल्सो। सी, approved its first resolution endorsing a ceasefire plan aimed at ending the 8 month war between Israel and Hamas। ठीक है, सो इसराइल हमास के बीच में काफी समय से ये चला चला आ रहा है ना, 2023 के आसपास से। तो वो फाइनली जाके अभी जनवरी में ये डील हुई, और ये डील एक्सेप्ट की गई ना, अंडर कतर इजिप्ट मीडिएशन। यू सी, कतर और इजिप्ट के बीच का मीडिएशन था ये। जस्ट रिमेंबर दिस। इसके बाद भी अभी भी हालात सही नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है इस समय भी। बिकॉज यू नो कि वायलेशन क्यों होगा, बिकॉज आपके जो एग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं, वो कई बार इसराइल मना कर दे रहा है, कई बार हमास बैकआउट कर जा रहा है। सो दिस इज गोइंग ऑन इन दिस इसराइल हमास इशू। तो ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके बताया, एक बार आप लोग इसको आराम से वापस से देखेंगे, वापस से रीड करेंगे, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। और जो रिसेंट में चीज़ें हो रही हैं, यू कैन मेक सेंस ऑफ दैट ऑल्सो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज जियोग्राफी इज द लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर ना, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा वाइल्ड फायर आया था। सी, ओवर 6 मिलियन, 6 मिलियन कितना होता है, 60 lakhs इन लॉस एंजलिस एरिया अंडर क्रिटिकल फायर थ्रेट। 60 लाख लोग, है ना, जस्ट सी द स्केल, फॉरेस्ट फायर। अब इसमें अपने को क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, ज्योग्राफी वाली बात देखनी है, ये तो आप पढ़ लोगे। यहाँ पर ज्योग्राफी देखते हैं, है ना, वाइल्ड ये कहाँ पर है, लॉस एंजलिस यहाँ है, कैलिफोर्निया ये पूरा रीजन है ना। यहाँ पर क्या है, आप देखो मोजावे डेजर्ट। व्हेन यू रीड ज्योग्राफी यू विल हैव टू लुक द लोकेशंस आल्सो। मोजावे डेजर्ट है, सूखा एरिया है। यहाँ पर क्या बहा, सैंटा एना विंड्स, है ना, सैंटा एना विंड्स, सैंटा एना विंड्स। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर द लोकेशन कि यहाँ पर क्या क्या डेजर्ट्स है ना। जस्ट एक और डायग्राम आप देखो यहाँ पर, ये रहा लॉस एंजलिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ आप देखो सीरा निवादा माउंटेन्स, माउंटेन्स भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, आपको दिख जाएगा ये माउंटेन है। ये रहा डेथ वैली। ठीक है, जस्ट ये रहा मोजावे डेजर्ट, ये रहा कोलोराडो रिवर। सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच आर आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। एक बार हम इस मैप को भी अच्छे से देखेंगे, एंड व्हेन यू विल सॉल्व द घटना चक्र, ये माउंटेन्स वाला पार्ट, देन यू विल गेट दीज थिंग्स। तो कैलिफोर्निया फायर, दो चीज याद रखना है, लोकेशन और आसपास का जो ज्योग्राफिकल फीचर है। सो आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग हियर। देन कम्स द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वर इनॉग्रेटेड या कमीशनड इन द इंडियन नेवी। ठीक है,
तीन चीज है, तीनों का बस वन लाइन चीज याद रखेंगे ना, IS नीलगिरी, INS सूरत, INS वागशीर। INS नीलगिरी क्या है? इट इज द लीड शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट क्लास। तो INS वागशीर, ये INS सूरत क्या है? इट इज द फोर्थ एंड फाइनल शिप इन द प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। वागशीर क्या है? स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन। अब इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखेंगे नीलगिरी क्या है? इट्स अ फ्रिगेट। फ्रिगेट भी एक जहाज होता है, ठीक है, फॉलो ऑन वेसल, ठीक है, एक बहुत बड़ा जहाज आपका आगे जाता रहता है, इसके पीछे छोटे 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 जाते हैं, इसके पीछे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ना। ये पूरा का पूरा फ्लीट चलता है। जब नेवी का अगर आप फ्लीट सिस्टम देखोगे तो उसमें बहुत सारे जहाज होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग पर्पस होता है। उसमें से आइन्स नीलगिरी क्या है? एक फ्रिगेट है। तो ये याद रखना, नीलगिरी इज व्हाट? अ फ्रिगेट। और किसमें है? प्रोजेक्ट 17A। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। INS सूरत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है, इट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B, और ये क्या है? डिस्ट्रॉयर है। जस्ट रिमेंबर, सूरत इज व्हाट? अ डिस्ट्रॉयर। और रिसेंटली इसको क्या मिला है? इट इज इंडिया फर्स्ट AI इनेबल्ड वॉरशिप। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड वॉरशिप वॉज इनॉग्रेटेड या कमीशनड रिसेंटली? INS सूरत। और ये क्या है? डिस्ट्रॉयर है। बस ये दो चीज याद रखनी है। वागशीर क्या है? इट्स अ सबमरीन। सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी होती है। ये जहाज ऊपर नहीं चल रहा है, ये अंदर चलेगा। वागशीर इज अ डिस्ट्रॉयर, सॉरी, वागशीर इज अ सबमेरीन, ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऊपर चलेगा, पानी के ऊपर जहाज। फ्रिगेट ऊपर। वागशीर क्या है? सबमेरीन है, पानी के अंदर, है ना, ये अंदर टॉर्पीडो इस टाइप का जो होता है, इट इज व्हाट? अ सबमेरीन। प्रोजेक्ट 75 आई, प्रोजेक्ट 75 किसके अंडर? इट इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच एंड स्पेनिश एंटिटीज, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया और फ्रांस, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ये क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम है, मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट 75 आई, प्रोजेक्ट 75 है, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन। ये जो सबमेरीन है ये न्यूक्लियर से पावर नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वागशीर जो है ये क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसमें डीजल और इलेक्ट्रिक सिस्टम से एनर्जी जनरेट होती है, ना कि न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर वाली अलग है ना, वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन द लेटर क्लासेस। तो जस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स। नीलगिरी क्या है? फ्रिगेट है। सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है ना। आपको नहीं पता है डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, एक बार गूगल में इमेज करके आप देख सकते हो ना, दीज थिंग्स आर टू बी सर्च बाय यू। वागशीर क्या है? सबमेरीन है। बस तीन चीज याद रखेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। दो छोटी छोटी बातें, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ कांडला पोर्ट का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सबको पता हो कि इंडिया का जो मेजर पोर्ट्स है वो कौन कौन से हैं। मेजर पोर्ट्स, इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में कई बार पूछता है, और 70th में भी पूछा था एक क्वेश्चन। सो यू जस्ट सी द मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया ना, जो भी पोर्ट्स न्यूज़ में है उसके बारे में भी आप देख लेंगे। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, नेचुरल पोर्ट कौन सा है ना। सो दीज थिंग्स यू कैन रीड इन घटना चक्र, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। यू कैन ऑब्वियसली प्रिपेयर फ्रॉम देयर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास। जनवरी में एक क्लास और लगेगी, एंड वी विल फिनिश द जनवरी थिंग, एंड वी विल स्टार्ट विद द फेब्रवरी मंथ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।